नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विकास टेलर स्वागत करता हूं आज की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 जगत पादप एवं जगत जंतु के तृतीय भाग में। हम देखेंगे कि यहाँ पर जो वनस्पति होती है उसका तीसरा महत्वपूर्ण जो समूह आता है या वर्ग आता है वो आता है आपका टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या है? जिस प्रकार जंतु जगत में रेप्टिलिया को सफल प्रथम स्थलीय जंतु माने जाते हैं, इसी प्रकार से प्रथम सफल वनस्पति की जो श्रेणी आती है वो टेरिडोफाइटा की आती है। अर्थात टेरिडोफाइटा के सदस्यों ने पहली बार सफलतापूर्वक आपके भूमि पर या स्थल पर रहना प्रारंभ किया। यद्यपि इनमें भी आपके लैंगिक जनन के समय जलीय माध्यम की या नमी की आवश्यकता होती है। जहां तक इनके आवास की बात की जाती है तो ये सामान्यतया आपके ठंडे और गीले और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। कुछ टेरिडोफाइटा जो होते हैं वो रेतीली मिट्टी में पाए जाते हैं, अर्थात इनका जो आवास रहेगा वहां पर नमी के साथ साथ रेतीली जमीन होना आवश्यक है। इसकी विशिष्ट सीमित आवश्यकताएं होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, अर्थात जल अभी भी यहाँ पर अनिवार्य बना हुआ है। इन्होंने सफलतापूर्वक भूमि पर रहना प्रारंभ तो कर दिया है, लेकिन अभी भी निषेचन के लिए जल की निर्भरता इस बात को दर्शाती है कि इनके जो पूर्वज थे वो जलीय प्रवृत्ति के थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जीवित टेरिडोफाइटा का जो फैलाव रहता है वो सीमित रहता है और कम भौगोलिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि टेरिडोफाइटा जो पाए जाते हैं वो एक सीमित क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। इसका महत्वपूर्ण उत्तर जो आपको देना है कि अधिकांश स्थानों पर टेरिडोफाइटा के आवास के लिए अनुकूल वातावरण नहीं पाया जाता है। इस कारण टेरिडोफाइटा जो है इस पृथ्वी पर सीमित रूप में पाए जाते हैं। विशेष रूप से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो आर्थिक रूप से बहुत ये महत्वपूर्ण आपका पादप समूह है। यहाँ पर सजावटी पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं, अर्थात इस वर्ग के जो अधिकांश सदस्य होते हैं वो ऑर्नामेंटल नेचर के होते हैं, सजावटी पौधे होते हैं। ये विकास की दृष्टि से सर्वप्रथम उगने वाले स्थलीय पौधे हैं, अर्थात जब पादपों का पृथ्वी पर विकास हुआ था तो उस विकास के क्रम में, इवोल्यूशन के क्रम में प्रथम स्थलीय वनस्पति के रूप में टेरिडोफाइटा को जाना जाता है। अगली बात अपन करें तो इनमें संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है, अर्थात सर्वप्रथम जाइलम और फ्लोएम के रूप में जो संवहनी ऊतकों का विकास हुआ है वो इस समूह में हुआ। यहाँ पर भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है। और जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइटा जो है वो 350 मिलियन वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर प्रभावी रूप से पाए जाते थे, लेकिन जो भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण अधिकांश का इनका विनाश हो गया और आज भूमि पर ये सीमित मात्रा में या सीमित संख्या में पाए जाते हैं। इनके अंदर हॉर्स, टेल्स और फर्न को सम्मिलित किया जाता है। यदि हम इनका वर्गीकरण करें तो इसको हम हॉर्स, टेल और फर्न को इसमें सम्मिलित करते हैं। टेरिडोफाइटा जो रहता है उसका मुख्य पादप भाग जो रहता है वो मुख्य पादप भाग आपका स्पोरोफाइट यानी द्विगुणित बीजाणुद्भिद होता है। यह सुविकसित प्रवृत्ति का होता है। इसके अंदर जड़, तना और पत्तियां विकसित होने लगती है और वास्तविक रूप से मूल यहाँ पाई जाती है क्योंकि जड़ों में जाइलम फ्लोएम की उपस्थिति है। वास्तविक रूप से तना पाया जाता है, वास्तविक रूप से पत्तियां पाई जाती है। टेरिडोफाइटा में पत्तियां जो होती है उसकी आकृति के आधार पर इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आता है लघुपर्णी। लघुपर्णी का मतलब होता है आपका जिसके पत्तियों का आकार छोटा होता है। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है आपके सिलेजिनेला। जबकि कुछ ऐसे टेरिडोफाइटा भी पाए जाते हैं जिसकी पत्तियों का आकार बहुत बड़ा होता है, जिसे हम वृहदपर्णी के नाम से जानते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण आता है फर्न। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पर्ण के आधार पर इसकी जो संरचना है वो समूह के को विभाजित कर रही है लघुपर्णी और वृहदपर्णी में। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पर शंकु जो होते हैं बीजाणु पर्ण संघनित होकर, देखिए जब बीजाणु पर्ण संघनित होकर के एक विशेष संरचना का निर्माण करती है तो उसे हम शंकु के नाम से कहते हैं। ये जो शंकु रहते हैं ये शंकु आपके लैंगिक जनन के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिलेजिनेला इक्विसिटम जो है इस वर्ग के महत्वपूर्ण पादप होंगे। बीजाणु इसके अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट एवं छोटा बहुकोशिक मुक्त जीवी और अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी थैला बनाता है, अर्थात टेरिडोफाइटा के वे सदस्य जो कि आपके बीजाणु की प्रवृत्ति के हैं वो आगे जा करके युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। यद्यपि ये जो युग्मकोद्भिद होता है ये अल्पकालिक होता है, यदि होगा
प्रकाश संश्लेषी अर्थात ये स्वपोषी प्रवृत्ति का होता है, इसे प्रोथैलस के नाम से जानते हैं। अर्थात ब्रायोफाइटा का उल्टा यहां हो रहा है। ब्रायोफाइटा में युग्मकोद्भिद मुख्य अवस्था होती थी और बीजाणुद्भिद जो है अल्पकालिक होती थी, जबकि यहां पर पाया जाने वाला जो आपका युग्मकोद्भिद है वो आपका स्वतंत्र है और साथ ही ये अल्पकालिक होता है। वहां स्वतंत्र नहीं था बीजाणुद्भिद, वो युग्मकोद्भिद पर आश्रित था, जबकि यहाँ उल्टा है। जहां तक टेरिडोफाइटा में जनन प्रक्रिया की बात करें तो युग्मकोद्भिद में नर और मादा अंग पाए जाते हैं, जिन्हें क्रमशः पुंदानी और स्त्रीदानी कहते हैं। अर्थात ब्रायोफाइटा में भी नर और मादा जननांगों के यही नाम थे जो टेरिडोफाइटा में। साथ ही पानी के द्वारा या पुमणु पुंदानी से निकलकर स्त्रीदानी तक जाते हैं। अर्थात यहाँ पर जो ये मान लीजिए आपकी पुंदानी है, ये जो पुंदानी होती है यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पुमणु है ये बाहर निकलेंगे और पानी में तैरते हुए ये स्त्रीदानी के पास जाते हैं। ये हमारी स्त्रीदानी है, यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं। पुमणु व अंडे में युग्मक संलयन होता है, अर्थात जब पुमणु नर युग्मक और मादा युग्मक मिल जाते हैं तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। ये युग्मनज जो है आगे जाकर के बहुकोशिकीय सुस्पष्ट बीजाणुद्भिद का निर्माण करता है, जिसे स्पोरोफाइट के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर एक जनन की जो सामान्य प्रक्रिया है वो मैंने आपको समझा दी है कि किस प्रकार पुंदानी जो है पुमणु बनाएंगे, स्त्रीदानी में अंड कोशिका पाई जाती है और जलीय माध्यम में दोनों ही निषेचन संपन्न करते हैं। यह टेरिडोफाइटा की प्रभावी अवस्था भी कहलाती है। अर्थात टेरिडोफाइटा की प्रभावी अवस्था जो है बीजाणुद्भिद अवस्था होती है। जहाँ स्पोर एक ही प्रकार के हो तो वह सम बीजाणु कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो बीजाणु या स्पोर पाए जाते हैं, स्पोर को हिंदी में बीजाणु कहते हैं। अगर ये एक समान प्रकार के हों तो उस परिस्थिति में उसको हम कहते हैं सम बीजाणु। और जैसा कि उदाहरण है सिलेजिनेला। और कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है, तो उसे हम कह सकते हैं विषम बीजाणुक। ये जो विषम बीजाणुक अवस्था है वो आपके साल्वेनिया में पाई जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि टेरिडोफाइटा में बीजाणु जो होता है, या यूं कह सकते हैं जो बीजाणु की आकार या आकृति होती है उसमें भिन्नता पाई जाती है, इसीलिए इनको सम बीजाणुक और विषम बीजाणु की श्रेणी में रखा गया है। सबसे कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो बड़े वृहद बीजाणु होते हैं वो मादा युग्मक को दर्शाते हैं, जो छोटे लघु बीजाणु होते हैं वो नर युग्मक को दर्शाते हैं। अर्थात यह नर और मादा युग्मक की आकृति में और आकार में अंतर देखने को मिलता है। दोनों से मादा व नर युग्मकोद्भिद बन सकते हैं। अर्थात यहाँ पर जो आपके युग्मक बनते हैं वो आगे जाकर के दोनों ही युग्मकोद्भिद का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे पौधों में मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़े रहते हैं। अगर मान लीजिए मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है तो अपनी पोषण की पूर्ति करने के लिए वो आपका जो मूल जनक स्पोरोफाइट होता है उस पर आश्रित रहता है। मादा युग्मकोद्भिद में युग्मनज का विकास होता है जो आगे जाकर के सेसव भ्रूण का निर्माण करता है और नए आगे पौधा का निर्माण करने की प्रवृत्ति दर्शाएगी। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण घटना होती है जहां बीज प्रवृत्ति की ओर ले जा रही है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सर्वप्रथम बीज निर्माण की प्रवृत्ति कहां से प्रारंभ हुई, तो ये बीज निर्माण की ओर अग्रसर है। इसको हम सुविकसित बीज तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये उसकी तरफ अग्रसर होने लगता है। टेरिडोफाइटा की जहां तक बात की जाती है, टेरिडोफाइटा को 4 मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आता आपका साइलोप्सिडा, दूसरा आता आपका लाइकोप्सिडा और तीसरा आता आपका टेरोप्सिडा। यहां पर आप इसको समझ सकते हैं, ये टेरोप्सिडा है। टेरिडोफाइटा का जो प्रथम समूह होता है साइलोप्सिडा कहते हैं, जो कि साइलोटम इसका उदाहरण है, ये विलुप्त हो चुका है। लाइकोप्सिडा में सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम को रखा जाता है। तृतीय श्रेणी स्पिनोप्सिडा की आती है जिसमें इक्विसिटम नामक पादप को रखा जाता है। और आगे जाकर के आपके जो टेरोप्सिडा है उसमें ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम नामक पौधों को रखा जाता है। अर्थात जो टेरिडोफाइटा है उसका यदि वर्गीकरण किया जाए तो मूल रूप से आप समझ सकते हैं 4 वर्ग प्राप्त होते हैं। इन 4 वर्गों में पहला साइलोप्सिडा, दूसरा लाइकोप्सिडा, तीसरा स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। तो इस प्रकार आपके जो यहाँ पर टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण होता है वो समाप्त होता है।
साथ ही आप देख सकते हैं, अगर इसका चित्रात्मक निरूपण देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी सिलेजिनेला की का चित्र दे रखा है, ये आपके दूसरे नंबर पर इक्विसिटम का चित्र दे रखा है, ये हमारी फर्न है और ये हमारा जो है अन्य पौधा हो गया। तो इस तरीके से आप कह लोगे कि यहाँ पर ये जो चित्र है, ये चित्र हमारे इस बात की व्याख्या करते हैं कि टेरिडोफाइटा का संरचनात्मक संगठन कैसा पाया जाता है। तो टेरिडोफाइटा भी आपका प्रथम सफल स्थलीय वनस्पतियों का समूह है, लेकिन इसने आज भी निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, जो इस बात को सिद्ध करता है कि टेरिडोफाइटा के पूर्वज जलीय आवास में रहते थे। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, यह आपका टेरिडोफाइटा समाप्त होता है। बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद।